चलिए प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 7 की। कौन सी क्लास प्यारे बच्चों? क्लास 7 कौन सी है? पर्यावरण। जैसे कि जानते होगे आप, होमगार्ड यूपीपी यूपीएसआई के लिए जो प्यारे बच्चों हम आपके लिए स्पेशल क्लासें चला रहे हैं। कौन सी क्लासें प्यारे बच्चों? तो स्पेशल क्लासें चला रहे हैं, ठीक है। ये स्पेशल क्लासें प्यारे बच्चों, जितने टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हो, देखिए पहला क्वेश्चन, पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब है परि प्लस आवरण से जो है आपका पर्यावरण बना हुआ है। पर्यावरण की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो पर्यावरण जो मैंने बताया आपको कि दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। तो परि का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आवरण का अर्थ होता है घेरा। आवरण का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? घेरा, अर्थात ढका हुआ, या कह सकते हो तो जो हमें चारों ओर से घेरे हुए या ढके हुए, वही क्या कहलाता है? पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें तो यहां पर गौर करना, क्वेश्चन 2 में पर्यावरण के अजैविक घटक में कौन शामिल है? तो ऊपर एक बात समझ सकते हो प्यारे बच्चों, क्या समझ सकते हो कि पर्यावरण जो है इसके दो घटक होते हैं प्यारे बच्चों। घटक कितने होते हैं? तो आप कहोगे दो घटक होते हैं। एक क्या प्यारे बच्चों? एक तो होता है आपका जैविक, एक कौन सा होता है? जैविक। और एक होता है प्यारे बच्चों आपका अजैविक घटक। ठीक है, तो दो घटक हो गए। अब जैविक में जैसे मान लो बात करें तो पौधे पेड़ पौधे और जो है प्यारे बच्चों आपके जितने भी छोटे छोटे जंतु हैं, जंतु हो गए, या फिर कह सकते हो आप सूक्ष्म जीव। क्या कह सकते हो? सूक्ष्म जीव। ये सारे किस में आते हैं? जैविक घटक में आते हैं। अजैविक की अगर प्यारे बच्चों बात करें, अजैविक जैसे मृदा है, क्या है? मृदा है, जल है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका वायु है, फिर आपका तापमान है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, किसमें? अजैविक में आती हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है पर्यावरण के जैविक अजैविक घटक में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि मृदा देखो यहाँ पर बता दिया है शामिल है। ठीक है, फिर देखिए अगर बात करें तो पौधे शामिल नहीं है प्यारे बच्चों। कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, पौधे शामिल नहीं है। क्योंकि आप देखो जल भी शामिल है, वायु भी शामिल है, तो मृदा जल वायु किस में शामिल है? अजैविक घटक में शामिल है। इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया? पौधे। ये प्यारे बच्चों जैविक घटक का हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। बताओ, हर बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ एक शानदार तरीके से आप समझ सकते हो क्या, कि देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ये पहली बार 1973 में मनाया गया था। ठीक है, ओणम को जो है आधुनिक परिस्थिति का जनक कहा जाता है। आधुनिक परिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ओणम को कहा जाता है। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? तो बंगलुरु में स्थित है। ठीक है, परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रीटर को जाता है। ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो है किसने प्रस्तुत की? तो एजी टॉन्सले ने प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत की प्यारे बच्चों? आप कहोगे एजी टॉन्सले ने। और अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई ऐसा है कि जो है परिस्थितिकी के जनक बता दो। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है प्यारे जो प्रतिपादित करने वाले। अगर क्वेश्चन कह दे आपसे कि परिस्थितिकी के जनक बता दो, जनक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट और आपका हैकल। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों, जो बच्चे टैट कर रहे हैं वो भी ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। सही है, अब देखिए मैंने बताया पर्यावरण के दो घटक होते हैं, पीछे भी बताया था, एक जैविक और एक अजैविक। देखिए जीव, वनस्पति, जंतु, अपघटन, पशु, ये सारे जैविक के घटक। अब देखिए अजैविक की बात करें तो पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, सागर हो गया, नदी हो गया, झील हो गया प्यारे जो, ये सब अजैविक के उदाहरण हो गए। ठीक है, अगर बात करें जैविक में तो देखो हर पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनका क्या होता है? जो ये होते हैं ना प्यारे जो, ये अपना भोजन जो है प्यारे जो, अगर पेड़ पौधों की बात करें तो ये स्वयं अपना भोजन जो है बनाते हैं खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। ठीक है, और ये पेड़ जो स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पेड़ पौधों को आप जा रहे हो उनसे कह लो भाई तुम ले लो, रोटी ले लो, है नहीं, खाना खा लो, ऐसा तो नहीं है ना। वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है,
चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए वही वाली बात है, पीछे मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल जो है प्यारे बच्चों, इन्होंने सर्वप्रथम जो है परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अब यहाँ पर तंत्र की बात आ गई, किसकी बात आ गई प्यारे बच्चों? तंत्र की। तो मैंने पीछे आपको बताया था क्या हो जाएगा, एजी टॉन्सले हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? अब यहाँ पर बताना है आपको जैविक घटक कौन सा है प्यारे बच्चों। जैविक घटक जो है आपका कौन सा है? तो कवक जो है प्यारे बच्चों जैविक घटक है। कवक कौन सा घटक है? आप कहेंगे सर कवक जो है आपका जैविक घटक है। 5 का कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हर पौधे या सॉरी हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? हरे पौधे जो है प्यारे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, और ये उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ थोड़ा सा, इसको देखो समझिएगा। देखिए परितंत्र के जीव, ठीक है, परितंत्र के अपने 3 टाइप होते हैं, एक क्या उत्पादक, उपभोक्ता और एक अपघटक। जो अपघटक होते हैं ना फिर जो इनको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। बस ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी। उत्पादक की बात करें, देखिए स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। पेड़ पौधे हो गए आपके और कुछ शैवाल आते हैं फिर जो। ठीक है, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। और जो प्राथमिक होते हैं इनको शाकाहारी कहते हैं, जो द्वितीयक होते हैं इनको सर्वाहारी कहते हैं, तृतीयक को मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक में बकरी हिरण जो प्यारे बच्चों केवल जो है शाकाहारी होते हैं, ये घास खाते हैं। क्या खाते हैं प्यारे बच्चों? केवल घास पर ही आश्रित होते हैं, और अगर इनको रोटी वोटी दे दो तो वो भी खा लेते हैं। सही है, शाकाहारी। बकरी देखो केवल घास खाती है, हिरन केवल घास खाता है। ये कहने का मतलब मांस नहीं खाते, मीट नहीं खाते। ठीक है, फिर देखिए सर्वाहारी में जैसे मानव आ गया और कुत्ता आ गया। पर जो अब ये मानव जो है ना, ये कैसा है? ये सर्वाहारी में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मानव जो है पर जो आपका मांस भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, और मानव जो है पर जो आपका रोटी भी खा लेता है। क्या खा लेता है? रोटी भी खा लेता है। ठीक है, फल फलहरी भी खा लेता है। तो ये क्या है पर जो ये सर्वाहारी में आता है, मांस और रोटी दोनों खा रहे तो सर्वाहारी। तृतीयक की बात करें प्यारे बच्चों, तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो मांसाहारी आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे शेर और चीता। इनकी क्या क्वालिटी होती है? ये केवल प्यारे बच्चों मांस पर ही डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? मांस पर ही डिपेंड होते हैं। ये आप रोटी डाल दो तो रोटी नहीं खाएंगे। ठीक है, अब देखिए अपघटक, ये वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत और क्षयकारी पदार्थों को खाते हैं और जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं, और प्यारे जो उनको क्या करते हैं? मिट्टी में तब्दील कर देते हैं। किस में तब्दील कर देते हैं? मिट्टी में तब्दील कर देते हैं। इसीलिए जो है इनको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। अब जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, आप एक उदाहरण ले लो। जैसे मान लो एक लकड़ी ये टूट कर पेड़ से गिर गई। कहाँ से टूट के गिर गई प्यारे बच्चों? पेड़ से टूट कर ये लकड़ी जमीन में गिर गई। अब इसमें क्या है? इसमें लग जाएगी दीमक। ठीक है, दीमक लग जाएगी, और दीमक क्या करती है प्यारे जो उसको खा लेगी, और खाने के बाद जब ये लेट्रिन करेगी तो मिट्टी लेट्रिन करती है। ठीक है, और वो मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तो आप ये कह सकते हो जैसे केचुआ है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप ध्यान देना कि दीमक हो गया प्यारे जो, तो ये अपघटक का ही उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसमें कवक बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, इनको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। चलिए देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय होता है। ठीक है, एक दिशीय होता है। सही है, देखिए 10% का नियम जो है किसने दिया था? 10% का नियम प्यारे बच्चों ये ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत आता है। तो 10% का जो नियम दिया गया था प्यारे बच्चों वो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका ए काम करेगा। ठीक है, किसके द्वारा? तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9। देखिए एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में जो है कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। पीछे भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। मृत जीवों को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जो मृत जीव होते हैं उनको सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? फिर जो वो कहते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं, या फिर कह सकते हो अपघटक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। आइए आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में
से कौन प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है प्यारे बच्चों? कौन प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है? गिद्ध, शेर, हिरण, खरगोश। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कवक बैक्टीरिया आते हैं। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ए लगा देना, गिद्ध। ठीक है, आपको शेर नहीं लगाना, हिरण नहीं लगाना, खरगोश नहीं लगाना। ठीक है, गिद्ध लगा सकते हो। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, टिड्डा जो है ग्रासोफर खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर आता है? ठीक है, अब देखिए जो टिड्डा है प्यारे जो आपने देखा होगा कि ये जो है आपको जो पेड़ पौधे होते हैं, जो घास फूस होती है उसमें देखने को मिलता है। तो इसको आप उत्पादक में लगाएंगे। ठीक है, किस में लगाएंगे? उत्पादक में लगाएंगे। और वहीं जो है ये टिड्डा जो है कहते हैं पूरी कृषि बेकार कर देता है, उसकी पत्तियां नष्ट कर देता है। इसीलिए जो है हम टिड्डे को किस में लगाएंगे? उत्पादक में लगाएंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे आगे। देखिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों जो ऊर्जा का पिरामिड होता है प्यारे बच्चों, ये हमेशा जो है एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, एक दिशीय होता है, ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी। कहने का मतलब बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, बिल्कुल कैसा होता है प्यारे बच्चों? सीधा, सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक बात और याद रखनी है प्यारे बच्चों, मैंने बताया था 10% का नियम। कौन सा? 10% का रूल बताया था ना पीछे। तो 10% का जो रूल बताया था, मैंने ये भी बताया था कि ये जो है लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने। करवा चुका हूँ रिवीजन के तौर पर, आप देख सकते हो। कब प्यारे जो? तो 1942। आप कहोगे सर 10% का रूल क्यों कहते हैं? 10% का रूल क्योंकि 90% ऊर्जा कहाँ चली जाती है प्यारे जो? 90% ऊर्जा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ सकता है कि 90% ऊर्जा कहाँ चली जाती है। आप ऐसे समझ सकते हो कि 10% का नियम लिंडमैन ने वर्ष 1942 में दिया था। इसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाता है, बाकी 90% ऊष्मा के रूप में जो है नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो पूरा पॉइंट समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किस परिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड जो है उल्टा बनता है? किस परिस्थितिकी तंत्र में जो है जैव भार का पिरामिड जो है प्यारे बच्चों उल्टा बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वाले का प्यारे बच्चों, तालाब वाले में। किसमें? तालाब वाले में जो है पिरामिड कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में जो है प्यारे जो संख्या का पिरामिड कैसा होगा? मैं पिरामिड का आगे प्यारे जो आगे मैंने वो ले रखा है बढ़िया करके एक मैप टाइप का, जिसमें हर चीज आपको पिरामिड की साफ दिखाई देगी। ठीक है, आप बस बने रहिएगा हमारे साथ। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो वो हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा प्यारे जो? उल्टा होगा। ठीक है, फिर देखिए 16, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विश्व में जो है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है प्यारे जो? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के पास में पाई जाती है, अर्थात हॉट स्पॉट बोलते हो प्यारे जो। जैव विविधता को क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट। अगर लिख के आ जाए तो ये मत सोचना कि मोबाइल वाला हॉट स्पॉट है। ठीक है, हॉट स्पॉट को जैव विविधता ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा पहले जो पश्चिमी घाट लगाना। आप क्या लगाना? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। फिर देखिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? अर्थात साइलेंट वैली जो है पहले जो आपकी किस राज्य में स्थित है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे सर केरल में। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कुल कितने जैव विविधता अर्थात हॉट स्पॉट हैं? भारत में कुल कितने जैव विविधता अर्थात हॉट स्पॉट है? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा 4। ठीक है, कहने का मतलब भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, देखिए 20 की बात कर, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक जो है कौन जारी करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा IUCN जारी करता है। पहले जो कौन जारी करता है? IUCN। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है जो 21, रेड डाटा बुक में किन जीवों का विवरण होता है? रेड डाटा बुक जो होती है पहले जो इसमें किन जीवों का विवरण होता है? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा संकटग्रस्त जीवों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, किसका? तो संकटग्रस्त जो जीव होते हैं, जो मुसीबत में जूझ रहे होते हैं, उनका वर्णन किया जाता है। 22, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? भारत का कौन सा क्षेत्र जो है जो जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? मैंने कहा था
कितने जैव विविधता के वो हैं, तो आप कहोगे सर 4 हैं, ठीक है, पीछे बताया था मैंने। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत को ही जो है जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करते हैं आगे 23, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं जिनकी वजह से पैर जो कहते हैं ताजमहल पीला पड़ जाता है, ठीक है, पड़ गया है, सॉरी। 23 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए SO2 और NO2, ठीक है, SO2 और NO2। देखिए 24, आगरा के ताजमहल के पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? आगरा के ताजमहल के पीले पड़ने का पहले जो मुख्य कारण क्या है? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा रिफाइनरी से निकला SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिएगा वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जो है फिर जो प्राकृतिक सूचक कौन सा है? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइकन, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। देखिए 26, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर जो है पहले जो किस प्रदूषण से संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। बात करते हैं 27, जल प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? जल प्रदूषण को जो है पहले जो किससे मापते हैं? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BOD द्वारा जो है नापा जाता है। किसके द्वारा? BOD। BOD का मतलब क्या होता है पहले जो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे बायोलॉजिकल, क्या कहोगे पहले जो? बायोलॉजिकल, और जो है पहले जो आपका ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। और फिर N से D से क्या हो जाएगा? डिमांड, ठीक है, क्या हो जाएगा फिर जो? डिमांड। फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, क्या याद रखोगे? BOD अर्थात जल प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो BOD है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए 28, ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है? क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है पानी में किसकी अधिकता से होता है? पहले जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है नाइट्रेट की अधिकता से होता है, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है बी ठीक हो जाएगा। इसमें होता क्या है? देखिए इसमें जो है नाइट्रेट की अधिकता होती है तो बच्चों का शरीर पे जो क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है, शरीर कैसा हो जाएगा? नीला पड़ जाएगा, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में आपको ये बात पता चल जाएगी, एक होता है पहले जो ब्लैक फुट रोग, कौन सा? एक होता है आपका ब्लैक फुट रोग, इसको भी थोड़ा सा समझ लो आप, ब्लैक फुट रोग। और एक पैर में क्या होता है? एक होता है आपका, एक होता है फ्लोरोसिस, ठीक है, क्या? फ्लोरोसिस, ये दोनों चीजें आप समझना, फ्लोरोसिस। एक और ले लो फिर लगे हाथ, एक होता है सिलिकोसिस, ठीक है, एक क्या होता है फिर जो? सिलिकोसिस। तो ये 3 और समझ लो, ठीक है। एक तो आपने क्या समझा? ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक आपने समझना है ब्लैक फुट रोग, एक समझना है फ्लोरोसिस, एक सिलिकोसिस। देखिए ब्लैक फुट रोग पैर में जो आर्सेनिक की अधिकता से, किसकी अधिकता से? आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा होता है? ब्लैक फुट रोग हो जाता है। वहीं दूसरा पैर जो जब पानी पीने के पानी में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाए, किसकी? क्लोराइड की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस। अगर सिलिकोसिस की बात करें तो पहले जो धूल पत्थर की खदानों में काम करने वाले, ठीक है, किसमें? तो जो आप जानते हो कि धूल और जो पहले जो पत्थर की खदानें होती हैं, पत्थर की किसमें? खदानें जो होती हैं उसमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं पहले जो, उनको जो है सिलिकोसिस रोग हो जाता है। बताओ ये 3 पॉइंट आपकी समझ में आए कि नहीं? शानदार आगे होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कहना चाहता है मिनी माता रोग किसके कारण होता है, ठीक है। एक बात ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में मीना माता भी लिखा आ जाता है, कैसा प्यारे बच्चों? ऐसे लिखा मिलेगा, तो उससे कंफ्यूजन मत लेना, ठीक है। तो मिनी माता रोग जो है प्यारे बच्चों ये आपका पारे से होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी वाला काम कर जाएगा। अब एक बात ध्यान देना कि इसका नाम मिनी माता क्यों होता है, ठीक है, क्या कारण है कि मिनी माता इसका नाम होता है? तो प्यारे बच्चों जो हमारा एक देश है जिसका नाम है आपका जापान, क्या नाम है प्यारे बच्चों? जापान। तो जापान के मिनी माता शहर में औद्योगिक अवशिष्ट के रूप में समुद्र में छोड़े गए पारे के कारण मछली और शंख खाने से उत्पन्न हुआ था। इसके लक्षणों में अंगों का शून्य होना, दृष्टि और सुनने में कमी जैसी चीजें शामिल है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इटाई रोग किस तत्व के प्रदूषण से होता है? इटाई जो रोग है पहले जो ये किस तत्व के प्रदूषण से जो है आपका होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
कैडमियम। ठीक है, इटाई इटाई किससे संबंधित है? तो कैडमियम से संबंधित है। देखिए 31, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्सेनिक के कारण जो है ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। 32, धान की खेती और जो है जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सी गैस निकलती है? जुगाली करने वाले पशुओं से जो है कौन सी गैस निकलती है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, कौन सा? मीथेन। और धान की खेती से प्यारे बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलती है। कौन सी? तो आप कहोगे नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड किस लिए प्रयोग होती है? तो हंसने वाली गैस के रूप में। ठीक है, कौन सी गैस? तो हंसने वाली गैस के रूप में। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत जो है मापने की इकाई क्या है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉप्सन। डॉप्सन से जो है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। देखिए 34, ओजोन परत जो है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों समताप मंडल में जो है आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, आगे देखिएगा 35, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सबसे प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसका पहले जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि उसमें जो है पहले जो मैंने आपको बताया मीथेन जो है पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख कौन सी है? तो CO2 है। ठीक है, देखिए 36, चिपको आंदोलन 1973 किस राज्य में शुरू हुआ? चिपको आंदोलन पेरुचो किस राज्य में जो है आपका शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से है पेरुचो आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए और भी है पेरुचो, जैसे चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन है या कौन थे? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है पेरुचो? तो आप कहोगे चिपको आंदोलन से। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का पेरुचो चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्पिको आंदोलन को जो है दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। किसको? तो अप्पिको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं 39, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर, ऑप्शन बी। नर्मदा बचाने के लिए इन्होंने जो है बहुत मुहिम जारी रखी थी। 40, अप्पिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? अप्पिको आंदोलन का संबंध जो है प्यारे जो आपका कर्नाटक से, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। सही है, चलिए देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? 41 का राइट आंसर हो जाएगा 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए बात वन्य जीव की हुई है तो यहाँ हम यूपी की कुछ डिटेल ले लेते हैं। किसकी? तो यूपी की कुछ डिटेल ले लेते हैं। जैसे यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा प्यारे जो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, पहला वन्य जीव अभ्यारण्य प्यारे बच्चों चंद्रप्रभा 1957 में। सबसे बड़ा WLS का मतलब क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। सबसे पहला कौन सा है? हस्तिनापुर का अभ्यारण्य जो 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा WLS महावीर स्वामी 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल टाइगर रिजर्व की बात करें प्यारे बच्चों तो आपके 4 हैं, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। ठीक है, पहला पक्षी विहार प्यारे बच्चों नवाबगंज उन्नाव में है। ठीक है, वहीं सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी है प्यारे बच्चों कन्नौज में। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना एटा में अभी इसका निर्माण हुआ है। कुल रामसर स्थल कितने हैं प्यारे बच्चों? तो 10 है। ये डिटेल यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, देखिए 42, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो और 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिर जो आपका वो हो जाएगा 1973। कहने का मतलब है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और बता सकते हो आप, आपसे पूछ सकता है जल प्रदूषण अधिनियम कौन सा प्यारे बच्चों? जल प्रदूषण अधिनियम। तो जल प्रदूषण अधिनियम की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो यह आपका 1974 रहेगा। ठीक है, 1974। दूसरी बात ध्यान रखना, यहाँ जो मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम बताया है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्यारे बच्चों ये पारित है, लागू नहीं है। तो कब पारित हुआ था? तो 1972 में ही तो पारित बताया मैंने। कब बताया? 1972 में। अब देखिए आगे क्वेश्चन, यहाँ क्या कह रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? यहाँ क्या है? कब लागू हुआ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1986 में लागू हुआ। ठीक है, इसका मामला उल्टा चलता है थोड़ा सा। ठीक है, इसका मामला उल्टा चलता है, यहां गड़बड़ मत करना। ठीक है,
चलिए 44 प्रोजेक्ट हाथी किस वर्ष शुरू किया गया? प्रोजेक्ट हाथी पे जो किस वर्ष शुरू किया गया? 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 1992। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की शुरुआत कब हुई? ठीक है, एनजीटी की शुरुआत कब हुई थी प्यारे बच्चों? जब मैंने आपको कृषि करवाया था तब भी यहाँ के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे वहां पर। ठीक है, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका 2010। एनजीटी जो है इसकी स्थापना प्यारे बच्चों आपके 2010 में हुई थी। फिर देखिए वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है किस वर्ष आया था? 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 2006, कहने का मतलब 2006 में जो है आया था। सही है, अगला क्वेश्चन देखिए भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी जो है पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम की दृष्टि से, और ये जो है पहले जो आपकी दिसंबर 1984 में हुई थी। दिसंबर 1984 में। समय भी याद रखना, मैंने आपको बताया 4 दिसंबर याद रखना डेट। ठीक है, 4 दिसंबर 1984। इसमें MIC का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए रामसर समझौता किससे संबंधित है? रामसर समझौता किससे संबंधित है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा पहले जो आपका आर्द्रभूमि संरक्षण से। ठीक है, देखिए रामसर समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1971 में। ठीक है, 1971 में। वहीं बात करते हैं आगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है पहले जो आपका कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहले ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। आप हमें कमेंट में बताइए कि योग दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? कौन सा दिवस? योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, चलिए देखिए एक बात और समझना, यहाँ पर मैंने क्या क्या बता दिया आपको। एक तो मैंने बताया विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, और एक विश्व पर्यावरण दिवस जो बताया 5 जून। बात करते हैं आगे 53 क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? ठीक है, ओजोन परत संरक्षण के लिए 53 का राइट आंसर हो जाएगा पहले बच्चों आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो आप कहोगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले बच्चों। ठीक है, देखिए 54 क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो पहले बच्चों इसका राइट आंसर जो है ग्रीन हाउस गैसों की कमी के लिए। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? पहले जो पीछे ही मैंने सारे दिवस लिखवाए थे। ठीक है, पीछे ही सारे दिवस आपको विद राइटिंग लिखवाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। देखो ये वाला आ गया, बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा पहले जो 29 जुलाई को। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं पहले जो बात करेंगे 57 की, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 58 पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो पहले जो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्यारे बच्चों आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट प्यारे बच्चों, और इसको जो है प्यारे बच्चों आपका पहले हेली के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा। ठीक है, अब इसको जिम कॉर्बेट बोला जाता है, और ये है कहाँ पे जो? तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, देखिए 62 एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है पहले जो आपका प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काजीरंगा, ऑप्शन बी। ठीक है, काजीरंगा, असम। बात करेंगे एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान कहाँ है? एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान कहाँ है? तो पहले जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ठीक है, देखिए 64
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है प्यारे बच्चों आपका कौन सा है? तो ये प्यारे बच्चों आपका मणिपुर में है, ये वाला ऑप्शन केबुल लामजाओ। ठीक है, कहाँ है? तो मणिपुर में है। दूसरा प्यारे बच्चों ये हिरन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हिरन के लिए। कौन सा हिरन है? तो संगाई हिरन। ये भी आपको याद रखना है, कौन सा हिरन है? तो संगाई हिरन के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 65 का आपका जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये प्यारे बच्चों आपका कहाँ है? तो लद्दाख में है। कहाँ है? तो लद्दाख कह सकते हो आप। और एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन कहता है ये क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, सबसे बड़ा। अगर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, छोटा की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो आप क्या उत्तर लगाओगे? आप लगाओगे साउथ बटन। कौन सा लगाओगे प्यारे बच्चों? साउथ बटन। और ये प्यारे बच्चों साउथ बटन है कहाँ आपका? तो ये है प्यारे बच्चों आपका अंडमान निकोबार में। ठीक है, कहाँ है? तो आप कहोगे अंडमान में। ठीक है, देखिए संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है, पीछे बताया था ना मैंने आपको, संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। ठीक है, केबुल लामजाओ में। कहाँ प्यारे बच्चों? केबुल लामजाओ मणिपुर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 67। भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते किस देश से लाए गए? भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है किस देश से लाए गए? तो आपको नामीबिया से लाए गए थे प्यारे बच्चों। मोदी जी ने खूब फोटो शूट करवाया था, उसमें आपको ध्यान होगा। ठीक है, 68 कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? अर्थात स्टैग कश्मीरी हंगुल जो है प्यारे बच्चों आपके किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों डचिगम। डचिगम ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, डचिगम। ठीक है, तो यहाँ डाचीगम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कश्मीरी हंगुल कहाँ पाए जाते हैं? तो डचिगम नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन प्यारे जो यहाँ पर और बनता है प्रोजेक्ट चीता वाले में कि जो है कि ये कहाँ रखे गए थे, नामीबिया से लाए गए और कहाँ रखे गए? तो आप कहोगे सर ये जो है आपके मध्य प्रदेश में रखे गए थे। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कौन सा नेशनल पार्क है? कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क। और जो है प्रोजेक्ट चीता आधिकारिक तौर पर जो है 17 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। कब? 17 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए बात करते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया पर जो आपका सलीम अली को कहा जाता है। ये इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, वहाँ पर सलीम अली अभयारण्य भी है। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आप कहोगे राजेंद्र सिंह को जो है पहले जो आपका वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। फिर देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कौन सा? टाइगर मैन ऑफ इंडिया पर जो किसे कहते हैं? ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा, कैलाश सांघला जो को कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिर जो आपका वो हो जाएगा जादव पायेंग। ठीक है, ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। किसे? तो जादव पायेंग को कहा जाता है क्या? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक नाम और याद रखना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रविंद्र कुमार सिन्हा। फिर जो ये डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं इनको, डॉल्फिन मैन ऑफ जो है इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहोगे आपके रविंद्र कुमार सिन्हा। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? फिर जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सारस या क्रेन। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? फिर जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आपका बारहसिंगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है फिर जो? तो ये पलाश या टेसू है। ठीक है, ढाक भी बोलते हैं इसे कहीं कहीं। सही है, 76। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है फिर जो? यूपी का जो है राज्य वृक्ष कौन सा? तो अशोक है। ठीक है, क्या है? अशोक है। चलिए देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व 2025 के अनुसार? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, कौन से कितने फिर जो? 4 टाइगर रिजर्व हैं यूपी में। अब ये 4 हैं कौन कौन से, ये भी आप चाहो तो समझ लो। देखिए एक तो प्यारे बच्चों आपका दुधवा हो गया, एक कौन सा हो गया? दुधवा हो गया। दूसरा आपका कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? आप जानते होगे पीलीभीत। एक कौन सा हो गया? पीलीभीत। एक प्यारे बच्चों आपका हो गया रानीपुर। एक क्या हो गया? रानीपुर। और एक प्यारे बच्चों आपका अमानगढ़। कौन सा है? तो आप कहोगे अमानगढ़। ठीक है, देखिए दुधवा कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ये आपका खीरी में है। कहाँ है? तो खीरी, लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत प्यारे बच्चों ये आपका पीलीभीत में ही है। ठीक है, पीलीभीत में ही है आपका। ठीक है, आगे देखिए
पीलीभीत। आगे देखिए रानीपुर पे जो ये आपका चित्रकूट में है। रानीपुर कहाँ है तो आप कहोगे चित्रकूट, ठीक है। रानीपुर कहाँ पे जो चित्रकूट में। और जो आपका अमानगढ़ है, अमानगढ़ पे जो ये जो है बिजनौर में है। कहाँ है बिजनौर। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखिए 78 उत्तर प्रदेश का सबसे नया अर्थात चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है। यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा। 78 का पहले जो राइट आंसर हो जाएगा अमानगढ़ है, ठीक है। कौन सा है अमानगढ़, ठीक है। चलिए देखिए अगर बात करें पहले जो आगे देखिए पहले जो क्वेश्चन 78 उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश का नया अर्थात चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा रानीपुर। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। ये पहले जो आपका चौथा और नया कह सकते हो, ठीक है। कहाँ है तो चित्रकूट में पीछे बताया था, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन 79 बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बब्बर शेर सफारी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा इटावा, ठीक है। फिर देखिए 80 उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं। पहले जो 10 हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं। पहले जो आपकी 10 हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं जो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। एक ऊपरी गंगा नदी प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य पर जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, आपका सूर सरोवर ये कीठम झील में है। पर जो एक हैदरपुर वेटलैंड है और एक बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य नवीनतम है। ध्यान रखना इससे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 81 बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य राम साइट्स यूपी के किस जिले में है, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य पहले जो पीछे ही बताया अभी जस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर, ठीक है। संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य पहले जो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर देखिए नवाबगंज पक्षी विहार जो है पहले जो आपका कहाँ है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उन्नाव, ठीक है। नवाबगंज कहाँ है उन्नाव में है। देखिए आगे नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहले जो नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है आप कहेंगे ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा नागपुर में, ठीक है। फिर देखिए 84 भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वन सर्वेक्षण का जो है मुख्यालय कहाँ है पहले जो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए बात करते हैं 85 क्वेश्चन की। 85 की बात करें पहले जो 85 की बात करें तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। संगठन कह सकते हो पहले जो, ठीक है। संगठन कह सकते हो, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले जो गुरुग्राम में, ठीक है। क्या अंतर्राष्ट्रीय सौर ISA का मुख्यालय कहाँ है तो आपको होगी गुरुग्राम में। 76 पर्यावरण के लिए कौन सा वृक्ष जो है पारिस्थितिक संकट माना जाता है। पर्यावरण के लिए कौन सा वृक्ष जो है पारिस्थितिक संकट माना जाता है ये पहले जो 86 है, ठीक है। हाँ तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूकेलिप्टस, ठीक है। जानते हो कि आप किसान जो है जैसे ये खेत है और वहाँ साइडों में जो है खूब सारे लगा देते हैं, साइडों में खूब सारे, और उसकी परछाई कहाँ पड़ती है खेती में पड़ती है तो वो उतनी नष्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए